महाराष्ट्र चुनाव अपने उफान पर है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उठाया, उसका विश्लेषण बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के चुनाव में पुणे में अपनी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी की एकजुटता को तोड़ रही है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एससी एसटी ओबीसी की एकजुटता को कौन तोड़ रहा है? विपक्षी दल। ओबीसी में ओबीसी की जातियों को लड़ाने का काम, शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट की जाति से लड़ाने का काम, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। कल्पना करिए, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है। सबसे पहले आपके जहन में इसके बाद कौन सा पक्ष आता है? अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में यह बात क्लिक करेगी कि अभी अभी वर्गीकरण उपवर्गीकरण का सवाल कौन ले आया, इसका विरोध कौन नहीं कर रहा है, बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। बिना आंकड़ों के नियम बनाने, नीति बनाने का कौन प्रयास कर रहा है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी के लोगों से अगर पूछा जाए तो वो एक ही नाम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी। ये बात दीगर है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास सामाजिक न्याय का इतिहास रहा हो या उसने कोई गलती न की हो, ये कोई नहीं मानेगा। प्रधानमंत्री आज भी नेहरू को याद करते हैं कि उन्होंने आरक्षण नहीं लागू होने दिया। आजादी का अमृत काल आ गया। संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटरल एंट्री ले आए। मनमोहन सिंह भी ले आए थे, आप ये कह सकते हैं, लेकिन लिटरल एंट्री के जरिए थोक के भाव सीधे सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी किसने बनाया? आज की तारीख में एनएफएस, नॉन फाउंड सुटेबल, विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों, डिग्री कॉलेजों तक एससी एसटी ओबीसी के पदों पर एनएफएस करने की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की, लेकिन उसको आसमान की बुलंदियों तक कौन ले गया? भारतीय जनता पार्टी। क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे कि लेटरल एंट्री और एनएफएस बांट रहा है एससी एसटी ओबीसी को या जोड़ रहा है? अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे से सहमत है मोदी जी? प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नहीं देख सकती। कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल सीधे आपसे है। आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ा रही है? आपके पास गिनाने के लिए आपके 11 साल में क्या है? 11वां साल चल रहा है, तीसरी बार आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब तक आपने क्या किया? मैं गिनवा दूं। नीट में आरक्षण ओबीसी का लागू हुआ, लेकिन इसके लिए तो आंदोलन करना पड़ा। नीचे दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक लगातार आंदोलन हुए। अगर डीएमके कोर्ट न गई होती तो नीट में आरक्षण न मिलता।
सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण मांग बहुत पहले से चल रही थी, ये भी आंदोलन के बाद आपने दिया। जब मैं आंदोलन के बाद आरक्षण देने का बात कह रहा हूं तो आपकी सरकार को क्रेडिट जाती है कि आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना आंदोलन के इस देश में लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, इससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का भला हुआ या आरक्षण की वह संकल्पना जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, वह चकनाचूर नहीं हुई। आप जिस गोलवलकर, हेडगवार और सावरकर को अपना वैचारिक अगुआ मानते हैं, ये उनका विचार है कि इस देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। गरीबी के आधार पर आरक्षण दे दो और गरीबों को ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन इस देश में जहां आप भाषण दे रहे थे, वहां से लेकर के पूरे देश में फूले, अंबेडकर, पेरियार, शाहू जी महाराज का आरक्षण का प्रक्रिया क्या थी पता है? जिस पहचान के नाम पर हजारों साल से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ भेदभाव किया गया, आरक्षण उसके आधार पर ही होगा। छत्रपति शाहू जी महाराज ने उसी महाराष्ट्र में उसी आधार पर आरक्षण 1902 में दिया। मोदी जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आपको हटगवार और गोलवलकर तो याद है, छत्रपति शाहू जी महाराज याद है क्या? बताइए, भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शाहू जी महाराज के आरक्षण को कैसे मानती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आपको बहुत याद आती है और आप अपनी कामयाबी के बतौर गिनवाते हैं कि हमने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनवाई, उनके घर का पुनरुद्धार कराया और पहचान के तमाम चीजों को आगे बढ़ाया। लेकिन असल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में जिस हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, क्या लिखते हुए विरोध कर रहे हैं मोदी जी? कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, मगर हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार के खिलाफ है। यह मानवता से मेल नहीं खाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को रोका जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का कल्याण करते करते आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के सबसे बड़े नायक बन चुके हैं। इसका जवाब क्या देंगे आप? आपने अपने भाषण में कहा, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबकी याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंडल कमीशन की याद आज तक 11 साल में एक बार भी नहीं आई, क्योंकि वो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर चलने वालों के रथ पर सवार थे। वो रथ जिस पर वो कोई देश का नहीं जानता था कि उस समय प्रधानमंत्री ओबीसी थे या नहीं थे, क्योंकि तब तो उनकी जाति जो मूड़ या घांची जाती है वो तो ओबीसी में शामिल भी नहीं थी। बाद में जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर देश को अपनी जाति बताई कि वो ओबीसी से हैं। तो बताइए मोदी जी, आरक्षण आपकी सरकार में कितना मिला? ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी, अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। प्रधानमंत्री बोलते बोलते कहे कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। अब कल्पना करके मुझे एक बात का जवाब दें, हिंदू के नाम पर गोलबंद करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग क्या जाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण के समर्थक हैं या विरोधी? सवाल नंबर 1 मोदी जी, जाति जनगणना जिसके मुताबिक देश को पता चलेगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उनको शिक्षा, रोजगार, जमीन का मालिकाना हक, धन संपत्ति, सब चीज में उनका हिस्सा कितना है, इसका जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना के विरोधी क्यों हैं? सवाल नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी मजबूत कब होगा,
जब उनके आरक्षण को बचाया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस ले आकर के आपने उसकी आरक्षण की संकल्पना को ही ध्वस्त करने की कोशिश की कि आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया, जबकि आरक्षण प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल था। मोदी जी, इसका जवाब कौन देगा? एससी एसटी ओबीसी के एकजुट करके आरक्षण की बात होती तो आप तो सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार दोनों को प्राइवेट हाथों में बेच दिए, फिर आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया मोदी जी। और हिंदू राष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी मजबूत होगा क्या, ये मेरा सवाल आपसे है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। मैं जाते जाते मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि एससी समाज की एकजुटता को कौन तोड़ रहा है? क्या आपके लोगों ने उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों में जहां बहुजन समाज के लोग मजबूत हुए, ये अफवाह, झूठ और फेक नैरेटिव नहीं फैलाया कि ओबीसी में सारा हक यादव, कुर्मी, इन जातियों ने उठा लिया? हरियाणा जाते जाते आपने जाट बनाम गैर जाट की राजनीति पर वोट पाया। बिहार, उत्तर प्रदेश में आए तो यादव और कुर्मी को भड़काया कि बाकी जातियां भड़क करके इनके खिलाफ आपको वोट दें। फिर बांटा किसने मोदी जी? जाटव बनाम नॉन जाटव की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश, बिहार में किसने की मोदी जी? आदिवासियों के बीच जाकर मीणा बनाम गैर मीणा अलग अलग आदिवासी समुदायों को कौन बांटता है? छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज भी आदिवासियों को लड़ाने के काम बीजेपी कर रही है। जंगल कहीं काट रही, कहीं उनका जल जंगल जमीन छीन रही, कहीं उनको पेशा कानून नहीं दे रही, वन संरक्षण अधिनियम उनका खत्म कर रही और जमीन का कागज मांग रही। और आदिवासी अगर लड़ रहा तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर जेल में डाल रही। तो एससी एसटी ओबीसी मजबूत कैसे होंगे मोदी जी? कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे। कांग्रेस चाहती है कि हमारा एसटी समाज अलग अलग जातियों में बटा रहे। कल्पना करिए कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि ओबीसी एकजुट न रहे इसलिए ओबीसी को जातियों में बांट दो, शेड्यूल कास्ट एकजुट न रहे, दलित एकजुट न रहे इसलिए उन्हें जातियों में बांट दो। किसने बनाया जातियां मोदी जी? मंडल कमीशन की 3743 वो जातियां किसने बनाई जो ओबीसी में आती हैं? और उन्हें बांट कौन रहा है? उन्हें एकजुट कैसे होगा अगर मंडल कमीशन की आप बात ही नहीं करेंगे? सब कैटेगराइजेशन पर आपका क्या विचार है मोदी जी? बिना जाति जनगणना के कोई भी वर्गीकरण या कोई भी झूठ आपने चलाया तो एकजुट कोई कैसे रहेगा? एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री अपना भाषण देते देते ये बोलते चले गए कि एक है तो सेफ है। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि एक का मतलब क्या? लेटरल एंट्री, एनएफएस, प्राइवेटाइजेशन से लेकर के आरक्षण की संकल्पना को ध्वस्त किए जाने पर क्या विचार है नरेंद्र मोदी जी? और बांट कौन रहा है? मेरे विचार हैं कि बिना जाति जनगणना के कोई एक नहीं है। देश में एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है आबादी के मुताबिक, वाइस चांसलर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, बिजनेस व्यापार में नहीं है, ठेका पट्टा में नहीं है, जमीन के मालिकाना हक में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के मीडिया कहीं भी नहीं है। तो फिर एक कहां रहेंगे? लेकिन मैं अपने एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहता हूं कि अब कम से कम प्रधानमंत्री की बात मान लेना। पूरे भारत के एससी एसटी ओबीसी लोगों, इस झूठ को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही बेनकाब कर दिया कि कोई बंटना नहीं चाहिए। इसलिए जाट बनाम गैर जाट, यादव बनाम गैर यादव, जाटव बनाम गैर जाटव, मीणा बनाम गैर मीणा, सब खत्म करो, एक रहना। 90% कमेरा लोगों, एससी एसटी ओबीसी लोगों, एक रहना, तभी मजबूत रहोगे। प्रधानमंत्री की कम से कम ये वाली बात जरूर मान लेना। और धर्म के नाम पर नफरत के बिजनेस व्यापार में, सियासत में कभी मत जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का विश्लेषण ये होना चाहिए। और मेरे पूछे गए 4 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें तो मुझे बताइएगा।
और अगर आपके पास इसका जवाब हो कि मंडल कमीशन का नाम कभी क्यों नहीं लिया और उसकी सिफारिशों को आज तक क्यों नहीं लागू कर रहे। दूसरा, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे नरेंद्र मोदी। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण से लेकर के सरकारी आरक्षण को प्राइवेटाइजेशन के तहत खत्म करने की बात पर मोदी जी के क्या विचार हैं। चौथा, एनएफएस लेटरल एंट्री से लेकर के प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी में कभी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने देश के एससी एसटी को उनका हक क्यों नहीं दिया। इन 4 सवालों के जवाब मोदी जी देते जाइएगा। देश का भला इसमें है, देश जागरूक इसलिए हो रहा है और संविधान को इसलिए बचाना चाहता है। शुक्रिया।